एक आम पिता जो अपनी जिंदगी में एक नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाला है, अचानक एक मर्डर केस में ज्यूरी मेंबर के तौर पर चुन लिया जाता है। लेकिन कोर्ट में ट्रायल देखते हुए उसे ये जानकर डर लगने लगता है कि शायद वो ही इस केस का असली गुनहगार है। सच बोलने से वो कैदी बन जाएगा, जबकि इसे छिपाने से एक बेगुनाह इंसान मौत के मुंह में जा सकता है। इस मुश्किल में फंसा वो आखिर में क्या चुनेगा? व्लॉग टेल्स को आपके लिए लाए हैं ये क्राइम फिल्म ज्यूरर नंबर 2, जिसे मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड ने डायरेक्ट किया है जब वो 90 साल से ज्यादा के थे। कहानी जॉर्जिया, यूएसए में सेट है। हीरो जस्टिन केम्प एक फ्रीलांस राइटर है। कुछ समय पहले केम्प को कोर्ट से एक नोटिस मिला कि उसे एक मर्डर केस में ज्यूरी मेंबर के तौर पर चुना गया है। इस केस में डिफेंडेंट जेम्स को प्रोसिक्यूटर फेथ किलेब्रू ने अपनी गर्लफ्रेंड केंडल कार्टर की हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया है। केम्प का काम है 11 दूसरे ज्यूरी मेंबर्स के साथ पूरे ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के सबूत और गवाही को सुनना, ताकि ये तय हो सके कि डिफेंडेंट दोषी है या नहीं। ज्यूरी के फैसले के बाद ही जज आरोपी को सजा सुनाएगा। केम्प ने शुरू में सोचा कि ये सिर्फ एक नागरिक कर्तव्य को पूरा करने का साधारण अनुभव होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सुनवाई उसे एक बड़ी मुश्किल में डाल देगी। ट्रायल का दिन आ गया। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर ने केस का विवरण दिया। 1 साल पहले 25 नवंबर की शाम लगभग 9 बजे आरोपी जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड केंडल के बीच एक बार में गर्मागर्म बहस हुई थी। अगली सुबह एक हाइकर को केंडल की बॉडी बार से थोड़ी दूर एक पत्थर के पुल के नीचे मिली। केंडल का सर खून से लथपथ था और उसकी खोपड़ी टूट गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये चोटें मौत से ठीक पहले लगाई गई थीं। मौत का समय 25 नवंबर की रात 9 से 10 बजे के बीच बताया गया। हालांकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन मौत से पहले हुई बहस और जेम्स के फिंगरप्रिंट्स को आधार बनाकर प्रोसिक्यूटर ने नतीजा निकाला कि जेम्स ने गुस्से में किसी हथियार से वार किया और फिर केंडल को पुल से धक्का दे दिया। हालांकि ये सब सुनने के बाद ज्यूरी मेंबर केम्प को पसीना आ गया। घटना वाली रात वो इत्तेफाक से उसी बार में था जहां जेम्स और केंडल की बहस हुई थी। उस समय केम्प उदास था क्योंकि उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था। केम्प को शराब की आदत थी और ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से उसका एक एक्सीडेंट भी हो चुका था। उसकी पत्नी एलिसन ने उसे शराब से सख्त मना किया था। जैसे ही केम्प सोच रहा था कि उसे पीना चाहिए या नहीं, उसने पास में एक कपल को लड़ते हुए सुना। केम्प ने ध्यान नहीं दिया और पीने का इरादा छोड़कर बार से निकल गया। लेकिन घर लौटते समय उसे फिर से शराब की तलब हुई। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। जैसे ही केम्प ने फोन देखने के लिए नीचे झुका, उसकी कार अचानक किसी चीज से टकराई और हिल गई। लगा जैसे उसने किसी चीज को टक्कर मार दी हो। उसके पास फोन उठाने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से कार से बाहर निकला और चेक किया। उसने कार के आगे टक्कर के साफ निशान देखे। केम्प तुरंत टेंशन में आ गया। उसे लगा कि उसने किसी को टक्कर मार दी है, लेकिन आसपास देखने पर जिस आदमी को उसने टक्कर मारी थी उसका कोई निशान नहीं था। कार के आगे खून की एक भी बूंद नहीं थी। वो जगह जहां केम्प की कार टकराई थी वो कार्टर सिटी का पत्थर का पुल था। घटना के बाद केम्प ने पुल की तरफ भी देखा। उसे डर था कि उसने किसी को पुल से गिरा दिया है, लेकिन उस रात घना अंधेरा था और तेज बारिश हो रही थी। साथ ही सड़क एक दूर दराज के इलाके में थी जहां कोई स्ट्रीट लैंप भी नहीं था। केम्प ने पुल के चारों ओर बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो राहत की सांस लेने वाला था, उसकी नजर अचानक पास में लगे एक वार्निंग साइन पर पड़ी। उस पर लिखा था कि पास में हिरणों यानी डियर का रास्ता है और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को ध्यान देना चाहिए। ये वार्निंग साइन देखकर केम्प का दिल आखिरकार शांत हो गया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो गलती से किसी हिरन से टकरा गया था और उस टक्कर के बाद वो पास के जंगल में गायब हो गया होगा, इसीलिए वो कहीं दिख नहीं रहा था। तो केम्प ने इसके बारे में और नहीं सोचा, अपनी कार में वापस बैठ गया और घर की ओर गाड़ी चलाता रहा। जैसे जैसे समय बीता, वो इस घटना के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था, जब तक कि इस बार जूरी में बैठकर केस स्टेटमेंट सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि जिससे वो टकराया था वो शायद कोई हिरन नहीं बल्कि केंडल कार्टर थी। ये सोच केम्प पर एक पत्थर की तरह भारी पड़ी, जिससे वो घबरा गया। खासकर जब प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कार्टर की क्राइम सीन की तस्वीरें दिखाईं तो उसका डर और घबराहट बढ़ गई और उसका मन खराब होने लगा। जैसे ही पहली सुनवाई खत्म हुई, वो टॉयलेट की तरफ भागा और उसे उल्टी हो गई। उस रात घर वापस आकर केम्प बिस्तर पर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा और पूरी रात सो नहीं पाया। एक मुश्किल सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, क्या उसे सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए? अगर उसने सच बताया तो क्या प्रोसिक्यूटर ये तय करेगा कि वो जानबूझकर मौके से भागा था?
एक बार उसे हिट एंड रन का दोषी ठहरा दिया गया तो उसे जरूर जेल जाना पड़ता। लेकिन केम्प की पत्नी एली 9 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट थी। पिछले साल मिसकैरेज के बाद से वो बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने केम्प से बार बार कहा था कि वो अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखे और उसे परेशान न होने दे। अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाता तो उसकी पत्नी का क्या होता? इससे भी जरूरी बात, अगर वो गलत हुआ तो क्या होगा? घटना वाली रात जिस जगह उसका एक्सीडेंट हुआ था वो कार्टर की मौत की जगह से मेल खाती है। अगर ऐसा है और वो जल्दबाजी में अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो ना सिर्फ वो खुद मुसीबत में पड़ जाएगा बल्कि हो सकता है कि वो असली कातिल हो भी छोड़ दे। सोचने के बाद केम्प ने अपने दिल की उथल पुथल को दबाया और इंतजार करो और देखो का फैसला किया। अगली सुबह केम्प दूसरे ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए फिर से कोर्ट आया। इस ट्रायल का मेन पॉइंट गवाहों की गवाही और सस्पेक्ट जेम्स का डिफेंस था। गवाही देने वाली पहली महिला एक महिला थी। घटना वाली रात वो भी उस बार में थी और उसने जेम्स और कार्टर की पूरी बहस देखी। बहस के दौरान कार्टर दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गई। जेम्स तुरंत उसके पीछे बार से बाहर निकल गया। हालांकि उसने माफी मांगने के लिए उसका पीछा नहीं किया था। इसके बजाय वो कैंडल को बुरा भला कहकर बेइज्जत करता रहा। गुस्से में कैंडल ने अपना हाथ उठाया और जेम्स के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। जेम्स ने इसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस की और उसने तुरंत कैंडल को धमकी दी कि वो वहां से चली जाए वरना वो उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा। उस समय बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। दुख और गुस्से से भरी कैंडल बारिश में ही बार के एंट्रेंस से बाहर निकल गई। एक पल की हैरानी भरी चुप्पी के बाद जेम्स ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कैंडल के पीछे जाने लगा। उस रात बार में मौजूद कई लोगों ने दोनों के बीच हो रही गर्मागर्म बहस देखी थी। कई लोग तो उन्हें देखने बाहर तक गए। वहां मौजूद नाना नाम की एक गवाह ने पूरे सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जेम्स ने कैंडल के पीछे अपनी गाड़ी चलाई थी। पुलिस जांच के मुताबिक बार से निकलने के बाद कैंडल अपने कमरे यानी घर की तरफ जा रही थी, जबकि जेम्स का घर कैंडल के घर से ठीक उल्टी दिशा में था। इस आधार पर प्रोसिक्यूटर ने नतीजा निकाला कि जेम्स ने बदला लेने के लिए कैंडल का पीछा किया और उसे मार डाला। जेम्स ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उस रात उनके बीच इस बात पर बहस हुई थी कि कैंडल साथ रहना चाहती थी, लेकिन जेम्स को लगा कि अभी सही समय नहीं है। इस वजह से कैंडल को लगा कि जेम्स उससे प्यार नहीं करता और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जेम्स ने बताया कि उसके पीछे जाने का उसका असली मकसद माफी मांगना था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा कि अगले दिन जब कैंडल का गुस्सा शांत हो जाएगा तब माफी मांगना बेहतर होगा, इसलिए उसने अपनी कार मोड़ी और घर चला गया। दूसरा गवाह वही हाइकर था जिसने बॉडी देखकर पुलिस को फोन किया था। उसने बताया कि उस रात उसने पहाड़ की चोटी पर डेरा डाला था और अगली सुबह वापस नीचे आया था। भारी बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा और फिसलन भरा था। प्रोफेशनल हाइकर होने के बावजूद वहां चलना मुश्किल था, इसलिए उसने नदी के किनारे वाला शॉर्टकट लिया, जहां उसे पत्थर के पुल के नीचे कैंडल की लाश मिली। इस गवाही से डिफेंस अटर्नी को एक नया पॉइंट मिला। उसने दिखाया कि कैंडल ने हाई हील्स पहनी हुई थीं और जहां लाश मिली वहां बहुत सारी चट्टानें थीं। उस रात अंधेरा था, बारिश हो रही थी और कैंडल गुस्से में थी। इसके आधार पर डिफेंस ने तर्क दिया कि कैंडल गलती से पुल से गिर गई और पत्थरों से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि फॉरेंसिक डॉक्टर ने इस बात को नकार दिया। डॉक्टर के मुताबिक बॉनी की पोजीशन देखकर लगता है कि उसे धक्का दिया गया था और उसकी चोटें गिरने से ज्यादा किसी की पिटाई की वजह से आई थीं। लेकिन जूरी में बैठे केम्प को अब यकीन होने लगा था कि जेम्स सच बोल रहा है। जेम्स के बयान सुनकर उसे उस रात की एक एक बात याद आने लगी। उसने याद किया कि 10 माइल बार के पास उसने जेम्स की कार देखी थी। पुल तक पहुंचने से पहले ही जेम्स ने अपनी कार घुमाई और उल्टी दिशा में चला गया था। जब दोनों की कार एक दूसरे के पास से गुजरी तब जेम्स ने केम्प का चेहरा देखा था। इसका मतलब था कि जेम्स झूठ नहीं बोल रहा था, वो वक्ती तौर पर वहां से जा चुका था जब एक्सीडेंट हुआ। उसने कैंडल का ज्यादा दूर तक पीछा नहीं किया और घर वापस लौट गया। केम्प को अब और भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि प्रोसिक्यूटर ने एक और आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह को बुलाया था। इस आदमी का नाम हैरल्ड था, एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग जो 80 साल से ज्यादा का था। हैरल्ड उस पत्थर के पुल से लगभग 100 मीटर दूर एक घर में अकेला रहता था जहां यह घटना हुई थी। उसने बताया कि घटना वाली रात लगभग 9:30 बजे वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बिजली की रोशनी में उसने पुल पर एक कार खड़ी देखी। कार के बगल में एक आदमी चुपके से इधर उधर देख रहा था। फिर वो आदमी पुल के किनारे तक गया और काफी देर नीचे देखता रहा।
और फिर गाड़ी चलाकर निकल गया। हैरल्ड ने उस रात जिस इंसान को देखा था वो असलियत में कैंप ही था। जब प्रोसिक्यूटर ने बुजुर्ग गवाह से आरोपी की पहचान करने को कहा तो कैंप बुरी तरह घबरा गया। उसने जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा दिया और नीचे झुक गया ताकि बुजुर्ग की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन उसे हैरानी हुई जब हैरल्ड ने आरोपी के तौर पर जेम्स की पहचान की और कहा कि उसने जेम्स को ही उस रात देखा था। कैंप ने राहत की सांस ली, लेकिन बेगुनाह जेम्स के लिए उसके मन में गुल्लुगलानी यानी गिल्ट होने लगी। दूसरी सुनवाई के बाद कैंप ने अपने एक वकील दोस्त से सलाह ली। उसने सब कुछ सच सच बता दिया और पूछा कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले तो क्या वो जेल जाने से बच सकता है। उसके दोस्त ने साफ कहा कि कैंप का पुराना रिकॉर्ड यानी शराब पीकर एक्सीडेंट करना उसके खिलाफ जाएगा। ये केस पहले ही मीडिया में काफी चर्चित हो चुका है, इसलिए इसे मामूली एक्सीडेंट मानकर बंद नहीं किया जाएगा। अगर कैंप कबूल करता है तो उसे हिट एंड रन का दोषी मानकर जेल भेज दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कैंप ने कबूल करने का ख्याल छोड़ दिया। तीसरी सुनवाई में जेम्स ने अपना आखिरी बयान दिया। उसने कैंडल को मारने से साफ इनकार किया और उसके लिए अपने प्यार का जिक्र करते हुए रोने लगा। ज्यूरी की कुछ महिला मेंबर्स उसकी बातों से भावुक हो गईं। डिफेंस अटर्नी ने उनका एक पुराना रोमांटिक वीडियो भी दिखाया ताकि उनका प्यार साबित हो सके। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ एक सवाल पूछा जिसने सबकी हमदर्दी खत्म कर दी। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते थे तो उस सुनसान हाईवे पर उस तूफानी रात में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? क्या तुम्हें उसकी सलामती की चिंता नहीं थी? इस सवाल ने जेम्स को खामोश कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने फिर जोर दिया कि पुलिस को कोई और सस्पेक्ट नहीं मिला है और सिर्फ जेम्स के पास ही मौका और मकसद था। साथ ही कैंडल की बॉडी पर सिर्फ जेम्स के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिले हैं। डिफेंस ने पलटवार किया कि उनका रिश्ता था, इसलिए डीएनए मिलना आम बात है और पुलिस के पास मौत का असली हथियार यानी मर्डर वेपन जैसा कोई सीधा सबूत नहीं है, इसलिए सिर्फ शक के आधार पर हर जुर्म के लिए कानूनी नियम के हिसाब से जब तक जुर्म पूरी तरह साबित ना हो जाए जेम्स को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। दोनों पक्षों की बहस खत्म होने के बाद तीसरा ट्रायल ऑफिशियली खत्म हो गया। इसके बाद 12 जूरी मेंबर्स के बीच चर्चा और वोटिंग का सेशन शुरू हुआ। सभी लोग मीटिंग रूम में गए, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग घर जाने की जल्दी में थे, उन्होंने शुरुआत में चर्चा को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बस थोड़ी बात की और वोटिंग का पहला राउंड शुरू कर दिया। इस राउंड में कैंप और एक चश्मे वाले आदमी को छोड़कर, जिसने नॉट गिल्टी वोट दिया था, बाकी सभी 10 लोगों का मानना था कि जेम्स दोषी है। कानून के मुताबिक जूरी का फैसला एक मत यानी यूनानिमस होना चाहिए, यानी सबका एक ही राय पर होना जरूरी है। क्योंकि सबकी राय एक नहीं थी, जज ने जूरी को अगले दिन तक चर्चा जारी रखने का आदेश दिया जब तक कोई नतीजा न निकल जाए। अगले दिन कैंप ने जेम्स का बचाव किया और दूसरों को मनाने की कोशिश की। उसने सबसे पहले बुजुर्ग गवाह हैरल्ड ओल्ड वाइट की गवाही पर सवाल उठाए। कैंप ने तर्क दिया कि उस रात अंधेरा और भारी बारिश थी और एक 80 साल के बुजुर्ग की नज़र इतनी तेज नहीं हो सकती कि वो 100 मीटर दूर से किसी को पहचान सके। कैंप को लगा कि अगर वो हैरल्ड की गवाही को झूठा साबित कर देगा तो दूसरे मेंबर्स का मन बदल जाएगा। लेकिन उसकी इस बात पर एक महिला ज्यूरी मेंबर को गुस्सा आ गया, जो खुद बुजुर्ग थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि अगर उसने ढंग का चश्मा पहना हो तो 100 मीटर दूर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे मेंबर्स ने भी उस महिला की बात का समर्थन किया, जिससे कैंप थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तभी वो चश्मे वाले अंकल खड़े हुए जिन्होंने पहले दिन जेम्स को निर्दोष बताया था। उनका भी यही मानना था कि प्रोसिक्यूटर फेथ किलेब्रू बिना किसी पक्के सबूत के जेम्स को कातिल मान रही हैं, जो कि गलत है। उन अंकल ने बताया कि प्रोसिक्यूटर शायद अपने करियर के लिए ऐसा कर रही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के चुनाव लड़ रही हैं और उनका कैंपेन महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा के खिलाफ न्याय पर आधारित है। कैंडल का केस उनके कैंपेन के लिए एकदम फिट बैठता है। अगर जेम्स दोषी ठहराया जाता है तो फेथ को काफी वोट्स मिलेंगे। उन्हें लगा कि शायद जूरी जल्दी में बिना डिटेल्स देखे जेम्स को दोषी मान लेगी, लेकिन हालात बदल चुके थे। चश्मे वाले आदमी को लगा कि जेम्स की गवाही सच्ची थी। अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने अपनी जेब से एक पुलिस बैज निकाला और सबके सामने रखा। पता चला कि वो एक रिटायर्ड वेटरन डिटेक्टिव हैं। उनकी असली पहचान जानते ही बाकी जूरी मेंबर्स ने केस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि पुलिस को कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है, एक युवा महिला जूरी मेंबर ने एक नया पॉइंट रखा। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसने कहा कि शायद कातिल ने किसी हथियार का नहीं बल्कि एक कार का इस्तेमाल किया हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल्स के हिसाब से ये चोटें किसी गाड़ी की टक्कर से भी आ सकती हैं। मेडिकल स्टूडेंट की ये बात सुनकर कैंप की घबराहट और बढ़ गई होगी।
कैंडल की पसलियों के दोनों तरफ फ्रैक्चर हो गया था। ऐसी चोटें किसी डंडे या हथियार से लगने की उम्मीद कम है, बल्कि ये किसी गाड़ी की टक्कर में लगी चोटों जैसी हैं। कैंडल की हाइट को देखते हुए मेडिकल स्टूडेंट ने अंदाजा लगाया कि जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होगी वो शायद कोई एसयूवी या मिनी वैन थी। इसके उलट आरोपी जेम्स की कार एक सेडान थी। इसका मतलब साफ था कि किसी और ने कैंडल को मारा था। चश्मे वाले बुजुर्ग यानी डिटेक्टिव ने स्टूडेंट की बात से पूरी तरह सहमति जताई। उन्होंने एक और पॉइंट रखा, कैंडल की बॉडी पुल से लगभग 3-4 मीटर दूर मिली थी। अगर वो पुल से सिर्फ गिरी होती तो इतनी दूर गिरना नामुमकिन था, लेकिन अगर कोई गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारती तो बॉडी का इतनी दूर गिरना समझ आता है। उस रात बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से ये हो सकता है। इसका मतलब ये केस मर्डर का नहीं बल्कि हिट एंड रन का था। पास ही खड़े केम्प की हालत ये एनालिसिस सुनकर खराब हो रही थी। खुशकिस्मती से कोर्ट बंद होने का वक्त हो गया था और वीकेंड की वजह से अगली मीटिंग अब सीधा सोमवार को होनी थी। केम्प भारी मन से कोर्ट से बाहर निकला। उसने देखा कि डिटेक्टिव अंकल ग्लासेस अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और केम्प बिना सोचे समझे उनके पीछे चलने लगा। उसने देखा कि डिटेक्टिव उसी पत्थर के पुल पर रुके जहां एक्सीडेंट हुआ था और वहां जांच करने लगे। केम्प ने थोड़ी दूर अपनी कार पार्क की और उन्हें देखने लगा। तभी उसकी पत्नी का फोन बज उठा। डिटेक्टिव ने घंटी सुनकर पीछे देखा, लेकिन केम्प तुरंत झुककर छिप गया और उनकी नजर से बच गया। सोमवार को जब केम्प मीटिंग रूम में जाने वाला था, तभी डिटेक्टिव ने उसे रोका। उन्होंने एक बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला और केम्प को बताया कि उन्होंने वीकेंड पर काफी मेहनत की है। उन्होंने ये सोचकर कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी आगे से डैमेज हुई होगी, शहर के सारे कार रिपेयर रिकॉर्ड्स निकाले थे। उन्होंने 15 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट बनाई थी जो उस रात के बाद रिपेयर हुई थी। केम्प की नीली एसयूवी भी उसी लिस्ट में थी। लेकिन किस्मत देखिए, डिटेक्टिव को केम्प पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्योंकि केम्प खुद ज्यूरी का मेंबर है, इसलिए वो सस्पेक्ट नहीं हो सकता। उल्टा उन्होंने सोचा कि केम्प भी उनकी तरह केस की जांच करने के लिए ही पुल पर आया था। उन्होंने केम्प को वो लिस्ट पकड़ा दी ताकि दोनों मिलकर कातिल को ढूंढ सकें। केम्प को पता था कि अगर जांच चलती रही तो आज नहीं तो कल उसका भंडा फूट जाएगा। इसलिए जब उसने वो डॉक्यूमेंट लिए तो उसने जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया और घबराहट का नाटक करने लगा। ये सब वहां खड़े बेलिफ ने देख लिया। कानून के मुताबिक ज्यूरी मेंबर्स को केस की निजी तौर पर जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सिर्फ कोर्ट में दिए गए सबूतों पर फैसला लेना होता है। डिटेक्टिव ने निजी जांच करके कानून तोड़ा है। क्या इससे ट्रायल पर कोई असर पड़ेगा? बेलिफ तुरंत केम्प और चश्मा पहने आदमी को जज के सामने ले आए। जज ने मौके पर ही डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया और चश्मा पहने आदमी को गैर कानूनी इन्वेस्टिगेशन करने के बेसिस पर जूरी से निकाल दिया। केम्प, जिसके पास डॉक्यूमेंट देखने का टाइम नहीं था, जूरी मेंबर के तौर पर काम करता रहा। कोर्ट हाउस से निकलने से पहले चश्मा पहने आदमी ने खास तौर पर प्रोसिक्यूटर किम से बात की ताकि वो उन्हें अपना पिछला एनालिसिस सच बता सके। उसने याद दिलाया कि ये मामला हिट एंड रन का हो सकता है और शायद प्रोसिक्यूटर ने गलत फैसला सुनाया था। चश्मे वाले आदमी को यह भी पता चला था कि कार्टर की ऑटोप्सी करने वाले मेडिकल एग्जामिनर ने उस दिन 5 बॉडीज की जांच की थी। ऑटोप्सी अपने आप में बहुत ध्यान से किया जाने वाला काम है। इतने ज्यादा काम के बोझ की वजह से फॉरेंसिक डॉक्टर्स के लिए पूरी तरह और ध्यान से काम करना मुश्किल होता है और उनके फैसलों में गलती होने की संभावना रहती है। हालांकि प्रोसिक्यूटर किम जोर दे रही हैं कि उनका फैसला सही है, लेकिन उनका दिल अंदर से डगमगाने लगा है। दूसरी तरफ जज ने अंकल ग्लासेस की खाली जगह भरने के लिए जल्दी से नया जूरी मेंबर चुन लिया। 12 लोगों की जूरी ने फिर से मीटिंग का नया राउंड शुरू किया। पिछले एनालिसिस से इंप्रेस होकर अब कई मेंबर्स ये मानने लगे हैं कि कार्टर की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वोटिंग केस राउंड में 6 लोगों ने जेम्स को दोषी नहीं माना, लेकिन ब्लैक जूरी मेंबर मोगो इससे बहुत नाखुश था। उसका मानना था कि भले ही मौत कार एक्सीडेंट से हुई हो, लेकिन इससे जेम्स पर से शक खत्म नहीं होता। हो सकता है कि जेम्स ने ही गाड़ी चलाई हो और कार्टर को पत्थर के पुल से टक्कर मार दी हो। मोगो की नज़र में जेम्स पक्का अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि उसने जेम्स के हाथ पर एक गैंग का सिग्नेचर टैटू देखा था। मोगो इस टैटू को इसलिए पहचान सका क्योंकि बचपन में उसके छोटे भाई को गैंग में शामिल होने के लिए बहलाया फुसलाया गया था और आखिर में एक गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई थी। केम्प ने तुरंत जवाब दिया कि मोगो का फैसला पर्सनल इमोशन से जुड़ा हुआ है। केम्प का तर्क था कि जेम्स गैंग का मेंबर था या नहीं, ये अभी की चर्चा के लिए जरूरी नहीं है। जूरी अब ये तय करने की कोशिश कर रही है कि क्या जेम्स ने कार्टर का खून किया है, ना कि ये कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। भले ही जेम्स का कैरेक्टर खराब हो, जब तक वो कातिल साबित नहीं होता, उसे इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। केम्प की बातों ने मोगो को कुछ देर के लिए चुप कर दिया, लेकिन मोगो और बाकी 5 जूरी मेंबर्स ने फिर भी जेम्स को गिल्टी माना। क्योंकि 12 जूरी मेंबर्स एक राय यानी एनानिमस डिसीजन नहीं बना पाए, इसलिए जूरी ने जज से क्राइम सीन पर जाकर ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन करने को कहा ताकि वो नई चीजें ढूंढ सकें। जज ने रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सही टाइम बताना अभी बाकी था।
इस मीटिंग के बाद कैंप ने फिर से अपने लॉयर दोस्त से कांटेक्ट किया और उसे सारी सिचुएशन समझाई। कैंप को लग रहा था कि जब तक वो सभी जूरी मेंबर्स को जेम्स को निर्दोष मानने के लिए मना लेगा, तब तक जेम्स रिहा हो सकता है। इस तरह कैंप को ना तो खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा और ना ही गिल्टी फील करना पड़ेगा। हालांकि उसके लॉयर दोस्त ने साफ कह दिया कि इस केस ने पहले ही बहुत हंगामा मचा दिया है। अगर जूरी ने जेम्स को गिल्टी नहीं पाया तो पुलिस पब्लिक प्रेशर में आकर इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर देगी। इसका मतलब था कि असली गुनहगार का पकड़े जाने का दर बढ़ जाएगा। सभी पहलुओं को देखते हुए लॉयर दोस्त का मानना है कि जेम्स को ही दोषी साबित करवाना कैंप और प्रोसिक्यूटर दोनों के लिए सबसे अच्छा नतीजा है। जहां तक सच की बात है तो वो अब उतना जरूरी नहीं रहा। लॉयर दोस्त की बातों ने कैंप को अंदर तक झकझोर दिया। अब वो पूरी तरह समझ गया है कि उसे अपने बचाव के लिए क्या रास्ता चुनना है। उसी वक्त सिस्टर जिन ने भी एक्शन लिया। चश्मा पहने अंकल की बातें सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चश्मदीद ओल्ड वाइट से डिटेल में पूछताछ की। तब पता चला कि ओल्ड वाइट ने पहले तो पुल पर उस आदमी को ठीक से देखा भी नहीं था। उन्होंने कोर्ट में जेम्स को सिर्फ इसलिए पहचाना क्योंकि पुलिस ने उन्हें पहले जेम्स की फोटो दिखाई थी और इशारा किया था कि जेम्स ही कातिल है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में जेम्स को पहचानना अपना फर्ज समझ लिया। ओल्ड वाइट की बातें सुनकर सिस्टर जिन को गुस्सा भी आया और वो बेबस भी महसूस करने लगी। इसके बाद चश्मे वाले आदमी की दी गई जानकारी के बेसिस पर वो उन 15 सस्पिशियस कार ओनर्स से मिलने गईं, जिसमें कैंप भी शामिल था। जब सिस्टर जिन कैंप के घर गईं तो कैंप घर पर नहीं था। उन्होंने कैंप की पत्नी कैली से कार के रिपेयर स्टेटस के बारे में पूछा। कार कैली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। किम ने उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि ये प्रेग्नेंट औरत असल में जूरी मेंबर कैंप की ही वाइफ है। लेकिन कैली ने एक नज़र में पहचान लिया कि किम वही प्रोसिक्यूटर है जिसके केस में उसका पति जूरी मेंबर है। साथ ही कैंप पिछले कुछ दिनों से घर पर अजीब बिहेव कर रहा था, जिससे कैली तुरंत समझ गई कि किम उसके दरवाजे तक क्यों आई है। कैली ने कैंप की पुरानी बात दोहराते हुए दावा किया कि हिरण से टकराने की वजह से कार डैमेज हुई थी और उसे रिपेयर के लिए भेजा गया था। जब एक्सीडेंट की जगह पूछी गई तो कैली ने जानबूझकर झूठ बोला और किसी ऐसी सड़क का नाम लिया जो क्राइम सीन से मिलती जुलती थी। सिस्टर किम को कोई शक नहीं हुआ और वो चली गईं। जब कैंप घर लौटा तो कैली ने तुरंत उसे सिस्टर किम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया और एक्सीडेंट के सच पूछा। कैंप नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ की अंतरात्मा पर भी ये बोझ आए, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने सच में एक हिरण को ही मारा था। हालांकि कैली अपने पति का झूठ समझ चुकी थी और उसे सच का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, पर उसने ज्यादा जोर नहीं डाला। दोनों ने बिना बोले ही इस राज को साथ रखने का फैसला कर लिया। अगले 2 दिनों तक किम बाकी कार ओनर्स से मिलती रहीं, पर उसे कोई सस्पिशियस आदमी नहीं मिला। 2 दिन बाद कैंप और बाकी 11 जूरर्स को पुलिस ऑफिसर के साथ उस बार में ले जाया गया जहां जेम्स और कार्टर की बहस हुई थी। कैंप को डर था कि बार का स्टाफ उसे पहचान न ले, इसलिए उसने पूरे टाइम अपना सर नीचा रखा। स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अजीब बिहेवियर ने जूरर मोगो का ध्यान खींच लिया। जब ग्रुप क्राइम सीन पर गया तो मोगो ने कैंप के पास आकर कहा कि उसे कैंप पर काफी समय से शक था, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता कि कैंप क्या चाल चल रहा है। मोगो बस चाहता था कि केस जल्दी खत्म हो। मोगो को अब भी पक्का यकीन था कि जेम्स ही कातिल है, इसलिए उसने कैंप से उम्मीद की कि वो आगे की डिस्कशन में उसकी बात नहीं काटते हुए जेम्स को ही दोषी मान लेगा। इस पॉइंट तक कैंप का माइंडसेट बदल चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने जेम्स को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। जिस दिन जज ने फैसला सुनाया, उसी दिन कैंप की वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया। कैंप कोर्ट नहीं जा सका, पर उसने अपना वोट पहले ही दे दिया था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया नहीं मिला, इसलिए सबने मिलकर जेम्स को गिल्टी करार दे दिया। जज ने जेम्स को जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया। इस नतीजे से सिस्टर किम खुश नहीं थी, क्योंकि उनके मन में अब भी जेम्स की बेगुनाही को लेकर थोड़ा शक था। लेकिन उसे गहराई से एहसास हुआ कि इस केस में ना तो पुलिस ने और ना ही प्रोसिक्यूटर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। खासकर जब उसने कोर्ट रूम की दीवार पर इम्पार्शियलिटी और जस्टिस का बैज लटका देखा, तो किम का दिल मिली जुली भावनाओं यानी मिक्स्ड इमोशन से भर गया। एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर उसे केस के शक की तरफ इशारा करना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन को फिर से खोलने के लिए अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने से उसके इलेक्शन कैंपेन पर बुरा असर पड़ता। बहुत देर तक अपने अंदर के संघर्ष से लड़ने के बाद किम ने आखिरकार चुप रहने का फैसला किया। दूसरी तरफ कैंप की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन कैंप को पिता बनने की कोई खुशी नहीं हुई। वो कभी ना खत्म होने वाले गिल्ट और बेचैनी से भरा हुआ था,
यहाँ तक कि जब पुलिस की गाड़ी उसके घर के पास से गुजरती थी तो उसे ठंडा पसीना आ जाता था। आखिरी सजा सुनाई जाने वाले दिन केम्प चुपचाप ऑडियंस में बैठा रहा। जब जज ने जेम्स को उम्र कैद की सजा सुनाई तो केम्प को इतना पछतावा हुआ कि वो लगभग रोने ही वाला था। ये सीन सिस्टर किम ने देख लिया, जो गलती से पीछे मुड़ी थीं। बस इसी वक्त सिस्टर किम को एहसास हुआ कि केम्प का सरनेम जस्टिन था। उन्हें याद आया कि जब वो कार ओनर की जानकारी वेरीफाई करने गई थीं तो प्रेग्नेंट कैली का सरनेम भी जस्टिन ही था। टाइमलाइन के हिसाब से कैली को तब बच्चा होने वाला था और केम्प की वाइफ ने भी उसी वक्त बच्चे को जन्म दिया था। किम को तुरंत समझ आ गया कि कैली और केम्प पति पत्नी हैं। इस शक को कंफर्म करने के लिए उन्होंने फोन पर केम्प की पर्सनल डिटेल्स सर्च की और उन्हें केम्प और कैली की एक साथ फोटो मिल गई। किम तुरंत समझ गईं कि केम्प ही वो ड्राइवर था जिसने कार्टर को मारा था। जेम्स को सजा सुनाए जाने के बाद किम ने अकेले में केम्प को ढूंढा और उससे बात की। केम्प ने होशियारी से मान लिया कि उसने ही कार्टर को मारा था, लेकिन उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने कहा कि इसे छिपाना उसका आखिरी रास्ता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी और नवजात बेटी की देखभाल करनी थी। उसने किम से उसे जाने देने की गुजारिश की। केम्प ने किम को यह भी याद दिलाया कि अगर उसने अभी उसे एक्सपोज किया तो मीडिया इसे बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करेगा, जिससे किम की पब्लिक इमेज तबाह हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि गलत तरीके से हैंडल किया गया ये केस उसके पॉलिटिकल करियर पर एक कभी न मिटने वाला दाग बन जाएगा। ये कहकर केम्प वहां से चला गया और किम को वहां अकेला हैरान छोड़ गया। कुछ दिनों बाद किम हमेशा की तरह प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंची। इस समय तक वो इलेक्शन जीत चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गई थी। जेम्स का डिफेंस लॉयर उसे बधाई देने आया। हालांकि कोर्ट में दोनों दुश्मन लगते थे, पर असल में वो काफी पुराने दोस्त और क्लासमेट्स थे। जाने से पहले डिफेंस अटॉर्नी ने किम से कहा, तुम इस पोजीशन तक पहुंच गई हो, मुझे उम्मीद है कि ये सब इसके लायक है। ये सुनकर किम चुपचाप मुस्कुराई और गहरी सोच में डूब गई। उस दोपहर उसने केम्प के घर का दरवाजा खटखटाया। 2024 में रिलीज हुई जूरर नंबर 2 एक नए जमाने की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है। इस मूवी की शूटिंग के वक्त लेजेंड क्लिंट ईस्टवुड 94 साल के थे, लेकिन उन्होंने वही पुराना शांत और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग का स्टाइल बरकरार रखा। ये फिल्म हमें क्लासिक मूवी 12 एंग्री मैन की याद दिलाती है। भले ही ये ईस्टवुड की अनफॉरगिवन जैसी मास्टरपीस ना हो, पर उनके आखिरी काम के तौर पर यह एक लाजवाब फिल्म है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।